एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले इसके 8 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब ये लास्ट 9 और इसके बाद एक और है 10, तो वो हम जल्दी ही अब कंप्लीट कर लेंगे। 9 हो जाएगा आज और कल में कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो ये पूछ लिए जाते हैं कि किसका उत्खनन किसने करवाया था। तो इसमें पूछा है चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन दिया था, तो ये दिया था J.H. मेके ने। और इसका उत्खनन कब हुआ था? 1935 से 36 में हुआ था। और एक तो ये हो गया कि इसके उत्खनन का निर्देश किसने दिया था, तो आएगा J.H. मेके। लेकिन अगर पूछ लें कि चहुंदड़ों की खोज, तो खोज कब हुई थी इसकी? 1934 में, तो इसका उत्खनन से पहले इसकी खोज हुई होगी। 1934 में इसकी जो खोज थी वो किसने की थी? M.G. मजूमदार ने। तो M.G. मजूमदार ने इनकी खोज की थी और J.H. मेके ने इनका उत्खनन, यहाँ के उत्खनन का निर्देशन दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? तो मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार थे मेधातिथि। इनके अलावा जो है कुल्लुकुटु और गोविंदराज भी थे, लेकिन जब ऑप्शन में पूछा गया है और ये जो फेमस जो थे वो यही थे, मेधातिथि। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली जो पहली स्त्री थी वो थी गौतमी प्रजापति। ऑप्शन सी। अशोक का रुम्नीदेई स्तंभ संबंधित है। जो अशोक का रुम्नीदेई लघु स्तंभ लेख है वो किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म स्थान से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? विदेशी व्यापार से संबंधित जो संस्था थी वो थी नाना देसी। तो दक्षिण भारत में ये कहाँ से थी, ये भी पूछ सकते हैं। दक्षिण भारत से रिलेटेड थी ये, विदेशी व्यापार से संबंधित। नेक्स्ट है, इनमें से किसने महाबलीपुरम में पगोड़ा रथों का निर्माण कराया था? ये इंपॉर्टेंट है, पगोड़ा रथ का पूछ लिया जाता है। किसने महाबलीपुरम में, एक तो कहाँ पर है ये महाबलीपुरम में, ये याद रखना है। और जो इसका निर्माण है वो किसने कराया था? पल्लवों ने। तो जैसे इसमें पूछा गया है पल्लवों ने, तो पल्लव आ जाएगा। लेकिन अगर ये पूछ लेते हैं कि पल्लव के कौन से राजा, तो ये भी याद रखना है, नरसिंह वर्मन ने। तो पल्लवों के राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम में पगोड़ा रथों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। अब हमें ये सूची फर्स्ट में दिए गए हैं वंश, गुप्त वंश, चंदेल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश। और इसके आगे इनसे ये रिलेटेड दिया गया है कि कौन सा है मंदिर वगैरह, या फिर जैसे खुजराहो मंदिर है इस टाइप से। तो गुप्त है, गुप्त कालीन का जो मंदिर था वो कौन सा था? देवगढ़ मंदिर। गुप्त काल में जो था वो था देवगढ़ मंदिर। देवगढ़ में भी अगर पूछ ले तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये कहाँ पर है? यूपी के ललितपुर, जो जिसे पहले ललितपुर को पहले ये झांसी में ही था, जिसे प्राचीन झांसी भी कहा जाता है। इसमें देवगढ़ स्थान पर ये स्थित है। तो गुप्त काल में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो यूपी के ललितपुर में है। तो ए का हमारा हो जाएगा 4। तो सी और डी हमारे हो गए कट। नेक्स्ट है चंदेल। चंदेल शासकों ने कौन सा बनवाया था? ये बनवाया था खुजराहो का। खुजराहो में बनवाए गए 25 मंदिर ये आज भी विद्यमान है। और खुजराहो के कहाँ पर मिलते हैं? MP मध्य प्रदेश में। तो हमारा 4 का हो गया 2। तो ए भी कट हो गया। अब आंसर तो हमें पता चल गया, बट हम इसको मैच करेंगे कि किसका कौन सा है। नेक्स्ट है चालुक्य। अब चालुक्य वंश का कौन सा आ जाएगा? वातापी, मतलब बादामी। नेक्स्ट है पल्लव। पल्लव वंश का आ जाएगा हमारा बादामी। तो ये वाले में तो बादामी का ये प्रकार है वातापी, और ये डायरेक्ट है इसका वादामी। तो हमारा हो गया 4 2 3 1। ऑप्शन बी। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो जो रामानुज के अनुयायी थे उन्हें कहा जाता था वैष्णव। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट है। चांदी का सिक्का उत्तर भारत में
ही करने वाला जो शासक था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला ऐसा तुर्की शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। मुद्रा प्रणाली में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है क्योंकि इसी ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर खोई विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो सल्तनत काल में दीवार ए अमीर खोई ये विभाग रिलेटेड था कृषि से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये बताना है किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। किसने की थी ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। हरिहर व बुक्का दो भाइयों ने की थी। और ये पूछा था इसमें कि किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये दोनों जो है संगम के पुत्र थे, इसीलिए इन्होंने अपने पिता के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा। मेवाड़ के जिस राजा नेक्स्ट है मेवाड़ के जिस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन था? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। इसमें बाबर ने किसको हराया था? मेवाड़ के शासक राणा सांगा को। और इससे पहले 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया था? तो सिजदा का मतलब क्या था कि जैसे कहते हैं ना सजदा करना किसी का, तो भूमि पर लेटकर उसका अभिवादन करना। तो इसकी परंपरा को जो है किसने शुरू किया था? ये शुरू भी याद रखना है, बलबन जो था इसने शुरू किया था। और ख़त्म किसने कहा था? शाहजहां ने। शाहजहां जो है इसे गैर इस्लामिक मानता था, इसीलिए इसने सिजदा प्रथा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में। और फतेहपुर सीकरी में क्या स्थित है? बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। यहाँ पर ईयर दिए गए हैं और फिर दिए गए हैं हमें युद्ध। तो 1556 में क्या हुआ था ये बताना। युद्ध है और क्या क्या चीज़ें हुई है ये बताई हुई है। 1556 में हुआ था अकबर का राज्य आरोहण, मतलब जब अकबर गद्दी पर बैठा था वो कब बैठा था? 1556 में। तो ए का हो जाएगा हमारा 5। तो ऑप्शन ए और डी हमने कट कर दिए, ए का हो गया 5। फिर है 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। तो बी का हमारा हो जाएगा 4। सी भी कट हो गया हमारा, बचा तो बी हमारा, लेकिन देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। इस टाइप से हम एग्जाम में इजीली कट करके आंसर पता कर सकते हैं अगर हमें एक दो पता होगा, इसीलिए ये बताया है। 1680 इसमें क्या हुआ था? शिवजी का देहांत, शिवाजी की मृत्यु हुई थी। सी का हो गया हमारा 3। 1739 में हुआ था नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। तो डी का हो गया हमारा 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5432। बक्सर के नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें ये पूछा है कि उस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था मीर जाफिर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो नवाब था मीर जाफिर, इनके बीच में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो है वो पहला कौन सा था भारत में स्थापित होने वाला? तो पहला था बैंक ऑफ कलकत्ता, BOK, या सी से लिख सकता है कलकत्ते को, क्योंकि पहले तो कलकत्ता कहते थे अब कोलकाता कहते हैं। तो बैंक ऑफ कलकत्ता जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो जब 1857 का विद्रोह दमन हो गया था, उसको खत्म हो गया था, तो भारतीय फौज से संबंधित जो आयोग है वो कौन सा आयोग था? पील आयोग, जिसका गठन 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था। मारफती गीत देश के पारंपरिक लोकगीत हैं। जो मारफती गीत हैं वो कौन से देश के पारंपरिक लोकगीत हैं ये बताने हैं। तो ये हैं बांग्लादेश के। ऑप्शन बी। शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो शुद्धि आंदोलनों को जो समर्थन प्राप्त था वो था आर्य समाज का समर्थन। आर्य समाज की हमें पता है किसने स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में।
नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। अब यह है कि इसकी स्थापना से जो संबंधित थे वो थे बी.जी. तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछा गया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने जो है आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1906 ईस्वी में की थी, कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो एक तो ये पूछ सकते हैं भारतीय असंतोष के पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और ये किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो ये जो चंपारण का विरोध किया था, ये किया था एन.जी. रंगा ने। एक तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। और किसके आग्रह, ये भी पूछ लेते हैं कि इन्होंने किसके आग्रह पे किया था? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे ये इस सत्याग्रह को किया था और इसका विरोध किया था एन.जी. रंगा। नेक्स्ट है सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर ने 1942 ईस्वी में एक दल की स्थापना की जिसका नाम था भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल। तो ये सोमेंद्र नाथ है, तो इससे याद रखेंगे कि इसका नाम है साम्यवादी दल। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे C.R. दास, चित्तरंजन दास जिनकी फुल फॉर्म होती है। और G.K. गोखले गोपाल कृष्ण गोखले किसके थे? महात्मा गांधी के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रांत ने 1937 में प्रथम प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली थी? तो कौन सा ऐसा प्रांत था जिसमें 1937 में प्रथम प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली थी? तो ये था पंजाब। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद। रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो रेडक्लिफ जो लाइन थी वो हमें पता है किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इसी से रिलेटेड आ जाएगा। ये किसके लिए नियुक्त की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। सूची फर्स्ट में हमें संगठन दिया गया है, सूची सेकंड में संस्थापक। तो फर्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने। तो ए का हो जाएगा हमारा 3, तो ये ए और डी हमारे कट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी के.टी. टेलिंग। तो बी का हो जाएगा हमारा 2, आंसर तो पता चल गया बी। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल मॉमडन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी सैयद अमीर अली। सी का हो जाएगा 4। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले। डी का हो जाएगा 1। अगर हमें ये पता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये तो इंपॉर्टेंट है, पता ही होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले, तो हमारे ये 2 ऑप्शन कट हो जाते। फिर नेक्स्ट है सेंट्रल मॉमडन, तो ये पता चल जाता कि ये मॉमडन वाला है, तो ऑब्वियसली मॉमडन का नेम ही होगा। तो सी का हो जाता 4, इसी से हमारा आंसर निकल आता बी। अगर हमें 4 में से 2 भी पता है तो हमारा आंसर हो जाएगा। पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। एक तो पंचशील के सिद्धांत दिए किसने थे? जवाहरलाल नेहरू ने। और इनका प्रतिपादन कहाँ पर किया गया था? बादुंग में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित, तो जो टचेबिलिटी होती है उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति करेगी? तो जो पिछड़े वर्गों की दशा, उनकी मतलब कंडीशन कैसी है, उनकी जांच करने के लिए जो आयोग की नियुक्ति होगी, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 340 में। और आर्टिकल 341 जो है इसमें क्या है? ये है अनुसूचित जातियों के लिए और एससी के लिए। और ये जो आर्टिकल 342 है ये है एसटी के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन, वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान किसमें है?
केवल नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में या दोनों में? तो ये जो है पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड ये दोनों में है, डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज में भी है। संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? मतलब कौन नहीं होगा तो संसदात्मक जो सरकार होगी वो काम नहीं कर सकती, राजनीतिक दल के अभाव में वो कार्य नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन होता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है आर्टिकल 263 के अंतर्गत। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय होना चाहिए? तो जो मैक्सिमम 2 सेशन के बीच जो मैक्सिमम टाइम हो सकता है वो 6 महीने का होता है, क्योंकि एक वर्ष में कम से कम 2 जो है सेशन जरूर ही होने चाहिए। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 80 में। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। हमें कथन दिया गया है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहर्त हो। तो इसमें दिया गया कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या सदस्यता होनी चाहिए? तो ये ठीक है कि वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। कारण ये है क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इसका कारण भी बिल्कुल ठीक है। जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, इसी वजह से जो है उसकी जो अर्हता है वो होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। राज्यसभा कैसे भंग होती है? राज्यसभा को जो भंग किया जा सकता है ये देखना है सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर नहीं, राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग कर देते हैं, या लोकसभा के साथ स्वतः ही भंग हो जाती है। तो जो राज्यसभा होती है वो उच्च सदन होती है और लोकसभा निम्न सदन, तो इसको भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा का जो गठन है वो कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा के कितने सदस्य मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? तो कितने सदस्य ला सकते हैं? 50 सदस्य। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, तो अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो वो पहल जो है किसके द्वारा की जाएगी? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा या केवल राज्य विधानसभा या संसद के किसी भी सदन में? तो वो संसद के किसी भी सदन में उसकी जो शुरुआत है वो की जा सकती है। और जो संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल है वो क्या है? हमारा आर्टिकल 368। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो राजस्थान के ऐसे कौन से गवर्नर थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था? रघुकुल तिलक। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ मतलब एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति की सहमति से भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंधन है, मतलब कौन सा इसमें से सही है ये बताना है। इंदिरा साहनीवाद दिया गया है संविधान की आधारभूत संरचना, तो ये संविधान की आधारभूत संरचना से रिलेटेड नहीं थे, ये किससे रिलेटेड थे? आरक्षण। जो इंदिरा साहनीवाद था ये था आरक्षण से रिलेटेड, रिजर्वेशन से। मिनर्वा मिल्स वाद, मिनर्वा मिल्स वाद जो था ये किससे रिलेटेड था? ये कहा है आर्टिकल 356 का है, तो जबकि ये था संविधान की आधारभूत संरचना से संबंधित। नेक्स्ट है मेनका गांधीवाद, जो मेनका गांधीवाद था ये बिल्कुल ठीक है, विधि की न्यायोचित निष्पक्ष व युक्ति युक्त कार्यविधि से रिलेटेड। नेक्स्ट है पोंडियाल, तो पोंडियाल जो था पोंडियाल बनाम भारत संघवाद, ये गलत है, ये भी वित्तीय आपात से रिलेटेड नहीं था, तो हमें बताना कौन सा सही था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है? तो जो अर्ध न्यायिक प्राधिकरण संस्था है वो कौन सी है? प्रशासनिक अधिकरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो जो 11वीं अनुसूची है उसमें क्या आती है? पंचायत आती है, उसको हमने पूरी जो उसके शेड्यूल्स है 12 उसको लर्न करने की ट्रिक भी की हुई है।
आप उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं पूरी, अगर एक साथ हमें, क्योंकि लगातार ही वो लर्न करनी होती है कि फर्स्ट पे कौन सी आएगी और सेकंड पर कौन सी आएगी। अब ये कहा है कि इसमें पंचायत में कितने विषय रखे गए हैं, तो इसमें रखे गए हैं पूरे टोटल 29 सब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंधन के पालन में गठित हुआ? तो ये था निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 2 जनवरी 2013 को। तो इसकी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वाई वी रेड्डी। नेक्स्ट है भारत में राज्य के माध्यमिकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? मतलब इन पर विचार करना है, फिर नीचे हमें कोड से बताना होगा। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो ये होती है राज्यपाल के द्वारा। वह राज्य विधानसभा, क्योंकि राज्य का है इस वजह से वह राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ठीक है। उसका वेतन राज्य की संचित निधि से तय होगा, ये गलत है। वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देगा, ये ठीक है। तो हमारे जो ठीक है वो हो गए हमारे सेकंड और फोर्थ। तो अगर हम इसमें देखें कि कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 एंड 4। तो आज हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है 9 सेट का। कल हम पार्ट 2 करेंगे तो पूरे 9 सेट जो है इसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, साथ ही इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।